क्या दुनिया में मौजूद आर्थिक और सामाजिक असमानता कभी भी सही ठहराई जा सकती है? आज के इस विश्लेषण में हम इसी बड़े सवाल का जवाब खोजने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली विचारकों में से एक जॉन रॉल्स और उनके बेहद मशहूर अंतर सिद्धांत यानी डिफरेंस प्रिंसिपल की। ये उनके न्याय के सिद्धांत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे समाज में गैर बराबरी को भी न्यायपूर्ण माना जा सके। ये बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है, तो चलिए बिना देरी किए इसे गहराई से समझते हैं। आज की चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम इसे 5 हिस्सों में बांट रहे हैं। पहले हम सिद्धांत के मूल अर्थ को समझेंगे, फिर इसके मुख्य तत्वों पर बात करेंगे, उसके बाद व्यवस्था ए और व्यवस्था बी के बीच एक थॉट एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर इसके मुख्य उद्देश्यों को जानेंगे और अंत में इसकी आलोचनाओं और ऐतिहासिक महत्व पर एक निष्पक्ष नज़र डालेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं। आखिर रॉल्स का ये सिद्धांत मूल रूप से कहता क्या है? देखिए, रॉल्स कोई ख्याली पुलाव नहीं पका रहे थे। वो एक बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान थे। वो अच्छे से जानते थे कि किसी भी समाज में हर एक इंसान की आय, संपत्ति और अवसर बिल्कुल एक समान नहीं हो सकते। थोड़ी बहुत असमानता होना तो एकदम स्वाभाविक है, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। उनका मानना था कि ये असमानता केवल और केवल तभी जायज़ है जब इसका सीधा फायदा समाज के सबसे गरीब और कमज़ोर वर्ग को मिल रहा हो। समाज का पूरा सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति को ऊपर खींच सके। इसे ऐसे समझिए कि रॉल्स पूर्ण समानता की मांग नहीं कर रहे हैं। उनका पॉइंट ये है कि अगर किसी व्यवस्था में अमीर और ज्यादा अमीर होता जा रहा है, लेकिन गरीब की हालत वैसी की वैसी है या और खराब हो रही है, तो बॉस, वो समाज पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है। ताकतवर और अमीर लोगों को मिलने वाला एक्स्ट्रा प्रॉफिट तभी सही है जब वो किसी न किसी तरीके से वंचित वर्ग के जीवन को बेहतर बना रहा हो, वरना वो न्याय नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। इस सिद्धांत की नींव किन बातों पर टिकी है? रॉल्स का नजरिया बहुत ही बैलेंस्ड था। उन्होंने अपने सिद्धांत को 3 मुख्य पिलर्स पर खड़ा किया। पहला है कमजोर वर्ग का कल्याण, मतलब सरकार की नीतियां ऐसी हों जो गरीबी और बेरोजगारी कम करें और लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड सुधारें। दूसरा है असमानता की सीमित स्वीकृति। जैसा कि हमने अभी देखा, असमानता को खुली छूट नहीं है, उसका कुछ सामाजिक लाभ होना ही चाहिए। और तीसरा, जो कि बहुत ही क्रूशियल है, समान अवसर। हर इंसान को शिक्षा, नौकरी और आगे बढ़ने के बराबर मौके मिलने चाहिए। ऐसा न हो कि किसी को सिर्फ इसलिए ज्यादा फायदा मिल जाए क्योंकि वो किसी अमीर परिवार में पैदा हुआ है। कामयाबी आपकी मेहनत से तय होनी चाहिए, आपके जन्म से नहीं। असमानता की इस सीमित स्वीकृति को समझने के लिए आइए इस चेन रिएक्शन को देखते हैं। मान लीजिए समाज में एक उद्योगपति बहुत भारी मुनाफा कमा रहा है। अब रॉल्स के हिसाब से ये असमानता न्यायपूर्ण कब होगी? ये तब सही है जब वो उद्योगपति अपने मुनाफे से अपना बिजनेस बढ़ाए, जिससे बाजार में रोजगार के नए अवसर पैदा हों। जब ज्यादा लोगों को नौकरी मिलेगी तो मजदूरों की आय भी बढ़ेगी, और इस पूरी प्रक्रिया से क्या होगा? समग्र समाज का विकास होगा और सबसे निचले स्तर पर खड़े व्यक्ति की लाइफ भी बेटर होगी। अगर ये पूरी चेन काम कर रही है तो फिर वो धन का इकट्ठा होना समाज के लिए बुरा नहीं बल्कि लाभदायक है। अब इस कॉन्सेप्ट को असल जिंदगी से जोड़कर देखने के लिए आइए एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। इमेजिन कीजिए कि हमारे पास 2 अलग अलग तरह के समाज हैं। पहली है व्यवस्था ए। यहाँ आर्थिक विकास तो खूब हो रहा है, लेकिन अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब बेचारा और गरीब। साफ सी बात है, ये एक शोषणकारी मॉडल है। अब दूसरी तरफ है व्यवस्था बी। यहाँ भी अमीरों की कमाई बहुत ज्यादा है, लेकिन इस सिस्टम के काम करने के तरीके की वजह से गरीबों को भी बेहतर इनकम, अच्छी शिक्षा और बुनियादी सुविधाएं मिल रही हैं। रॉल्स के अंतर सिद्धांत के हिसाब से व्यवस्था बी कहीं ज्यादा न्यायपूर्ण है। भले ही इसमें असमानता है, लेकिन ये कम से कम समाज के सबसे कमजोर वर्ग का फायदा तो कर रही है। तो यहाँ तक हम समझ गए कि सिद्धांत क्या है, लेकिन सवाल ये है कि रॉल्स इन सब बातों से हासिल क्या करना चाहते थे। उनका सबसे बड़ा लक्ष्य था सामाजिक न्याय स्थापित करना, ताकि समाज में आर्थिक शोषण कम से कम हो। वो गरीबों का उत्थान करके एक मजबूत कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट बनाना चाहते थे। एक ऐसा राज्य जो अपने नागरिकों की परवाह करे और समान अवसर देकर। रॉल्स दरअसल व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक समानता के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे।
वो एक ऐसा डेमोक्रेटिक सिस्टम चाहते थे जहां आपकी आज़ादी भी बनी रहे और आप गरीबी के जाल में भी ना फंसें। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर। कोई भी दार्शनिक विचार आलोचनाओं से अछूता नहीं रहता, और रॉल्स की थ्योरी भी इसका अपवाद नहीं है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल जो कई अर्थशास्त्रियों ने उठाया है वो ये है कि क्या ये सिद्धांत वास्तव में प्रैक्टिकल है या ये सिर्फ किताबों में ही अच्छा लगता है? क्या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को सच में इस तरह से डिजाइन किया जा सकता है? आलोचक कहते हैं कि ये सिद्धांत बहुत ही ज्यादा आदर्शवादी है। इंसानी फितरत और मार्केट डायनामिक्स को देखते हुए इसे पूरी तरह लागू करना लगभग नामुमकिन है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अगर हम हर चीज में समानता ढूंढने लगेंगे तो बाजार में जो कंपटीशन होता है वो खत्म हो जाएगा और देश की आर्थिक ग्रोथ धीमी पड़ जाएगी। लेकिन सबसे दिलचस्प क्रिटिसिज्म आया रॉबर्ट नोजिक की तरफ से। नोजिक एक राइट लीनिंग लिबर्टेरियन थे। उनका सीधा सा तर्क था कि भाई अगर किसी इंसान ने अपनी मेहनत और टैलेंट से पैसा कमाया है तो उस पर सिर्फ उसका हक है। सरकार या राज्य अगर उस संपत्ति को दूसरों में बांटने के लिए हस्तक्षेप करती है तो ये व्यक्ति की आज़ादी और उसके अधिकारों का हनन है। नोजिक का ये तर्क रॉल्स के वेलफेयर मॉडल के बिल्कुल सामने आके खड़ा हो जाता है और हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज़ादी और समानता के बीच वो सही लकीर आखिर खींची कहाँ जाए। अब इन सभी आलोचनाओं के बावजूद हम जॉन रॉल्स के ऐतिहासिक महत्व को इग्नोर नहीं कर सकते। उन्होंने आधुनिक दौर में सामाजिक न्याय पर बात करने का तरीका ही बदल दिया। दुनिया भर की सरकारों को ये एहसास दिलाया कि एक वेलफेयर स्टेट होना क्यों जरूरी है और सबसे कमजोर वर्ग को प्रोटेक्ट करना राज्य की ड्यूटी है। आज के मॉडर्न लोकतंत्रों में जब भी हम इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबके लिए एजुकेशन या हेल्थ केयर की बात करते हैं तो हम अनजाने में ही सही जॉन रॉल्स के विचारों को ही आगे बढ़ा रहे होते हैं। तो चलिए आज के इस विश्लेषण को इस एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। रॉल्स का सिद्धांत भले ही जमीन पर 100% लागू न हो पाए, लेकिन ये हमें अपनी आज की दुनिया को परखने का एक शानदार चश्मा जरूर देता है। अपने आसपास देखिए और खुद से पूछिए, आज हमारे समाज में जो इतनी गहरी आर्थिक असमानता है, क्या वो सच में सबसे कमजोर लोगों को ऊपर उठा रही है, या फिर समय आ गया है कि हम इस पूरे सिस्टम के संतुलन पर एक बार फिर से विचार करें? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले कई सालों तक हमारे समाज को दिशा देता रहेगा। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।